अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और शुरू में ही एक अहम ऐलान समात फरमाएं। आपसे जरूर गुजारिश है कि एक यूट्यूब चैनल है हिडन ट्रूथ के नाम से, उस पर अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को वो बड़े आसानी से एक क्लियर और एक्सप्लेनर वीडियोस में जो है वो आपके सामने रखता है, और उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से भी आगाह करें। उसमें हिडन ट्रूथ अगेन चैनल का नाम है, और अपने आप को अगर आपने एजुकेट करना है, मालूमात हासिल करने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए, उस चैनल पे ज़रूर वीडियोस के हवाले से अपने फीडबैक से भी आगाह कीजिए और उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हिडन ट्रूथ में डिस्क्रिप्शन है चैनल के और इस वीडियो के, उसमें ज़रूर जाके आप इसका लिंक भी मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप ज़रूर जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए। DGISPR की अहम प्रेस ब्रीफिंग। ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं, बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي रुकिएगा دهشتګردي نه کیږي रुकिएगा रुको। सवाल ये है कि कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके माहिदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उससे भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो बातचीत करो। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। वो बाख्तियार वजीर आजम था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूं। आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम उसके बच्चे होते हैं। इतना अख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे, ना पीछे। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। टॉकिंग इन दिस वे दैट शोज दैट यू हैव नो आर्गूमेंट। मादनियात और डॉलरों की पीछे रोकें जी, और फाटा का ऑपरेशन रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। उसमें हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों खड़े हैं। ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। तकरीबन एक माह कबल एक जिरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहां खुद मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहां आए, हर जमात के लोग वहां आए, वहां दानिश्वर आए, और सब ने जो बात की वो सबके सामने वाजे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहां दहशतगर्दी क्यों है, वहां बदहाली क्यों है, वहां खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिया के पीछे छुप नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू 4 अहम सिग्नल्स जो हैं वो दिए गए, 4 अहम पैगामात दिए गए। और एक तो मैं इस प्रेस ब्रीफिंग को एज अ चार्जशीट, एक रियासती चार्जशीट के तौर पे कंसिडर करती हूँ अगेंस्ट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, क्योंकि इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आज हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू 3 सूबों के वज़राए आला के बयानात और वज़ीर आज़म का बयान, वो एक तरफ हमें दिखाया जाता है चला कर के किस तरह से उनका एक अप्रोच है उनकी, और एक पॉजिटिव अंदाज में कि उनकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म। और दूसरी तरफ एक सूबे को एलियनेट करके दिखाया जाता है कि जी इनका आप देख लीजिए कि इनका रिस्पॉन्स क्या है। और जी बताया ये जाता है, जो पहला मैं समझती हूँ कि जो सबसे पहला अहम सिग्नल था वो ये था कि जिस तरह से मैंने कहा कि एक रियासती चार्जशीट की शक्ल में जो सामने आया, जब हमें DGISPR की जानिब से ये बताया गया कि 80% के करीब जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से हो रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दों को एक साज़गार माहौल फ़राहम किया गया है, एक साज़गार सियासी माहौल। जो फैसिलिटेटर्स की बार-बार बात की जा रही थी आज प्रेस ब्रीफिंग में भी, कि जो इंटरनल फैसिलिटेटर्स हैं, जो सियासी इनको पनाहें मिली हुई हैं, सियासी इनको सरपरस्ती हासिल है। ये पिछली ब्रीफिंग्स में भी ये बात की गई, लेकिन इस बार बड़े मुफस्सल अंदाज में बाकायदा बयान चला के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हो या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जो मावन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात शफ़ी जान साहब हों, इनके बयानात चला के बाकायदा दिखाए गए। और सो मच सो कि दहशतगर्दों के ही कॉन्टेक्स्ट में आपने जो एक्टिविस्ट हैं ईमान मज़ारी को भी एक बारीक वारदातिया बना के, जो कि हमारे मुल्क की एक्टिविस्ट बहरहाल हैं वो, और उनकी क्योंकि वो आवाज़ उठाती हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से,
सो उनकी हवाले से ज़रूर उनकी ट्वीट्स दिखाई, जिसमें ईमान मज़ारी साहिबा ने डॉक्टर उस्मान काजी, जिन्होंने ये कन्फेशनल बयान में अपने एडमिट किया था कि वो किस तरह से दहशतगर्दों की फैसिलिटेशन कर रहे थे, तो ईमान मज़ारी ने ट्वीट करके कहा था कि ये एक उनका फोर्स कन्फेशन है इन इलीगल कस्टडी, और ये एक डॉक्टर उस्मान काजी को इन्फोर्स डिसअपियरेंस के हवाले से उनकी इस बात पर एम्फेसिस करते हुए उन्होंने कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि कंटिन्यू किया जा रहा है, हमें मुसलसल चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई सवाल नहीं करता और नो वन डेयर्स टू क्वेश्चन, और साथ साथ सिलेक्टिव न्यूज़ और सिलेक्टिव आउटरीच उसको करार दिया था। तो आज उनकी ट्वीट भी चलाई गई और बारीक वारदात किस तरह से डाली जाती है, बारीक वारदातिया करके जो है वो एक्टिविस्ट ईमान मज़ारी की बहरहाल ट्वीट्स पेश की गई, सामने रखी गई, और कुछ ऐसी बातें भी की गई जिस पर मैं ज़रूर आपके सामने वो रखती हूँ, लेकिन बारी-बारी मैं पहले आपको ज़रा बता दूँ कि और बातें क्या की गई थी। सो डीजीआईएसपीआर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारी मदद करे और साथ ही काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी करे। अब वो कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान से तो ये दहशतगर्दों की सारी अमाजगाह ही अफ़गानिस्तान है, सारे दुनिया भर के जो दहशतगर्द हैं वो उनकी अमाजगाह असल अफ़गानिस्तान है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान से ही सिक्योरिटी की गारंटी माँग रही है, सो ऐसा तो किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल वो हमारे लिए नहीं है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से फिर ये भी सवाल उठाया गया कि कौन सी पॉलिसी है कि एक सूबा अफगानिस्तान से मदद मांगे। तो दूसरा सिग्नल रियासती पॉलिसी से मुतालिक है, जिसके जरिए ये वाजे किया गया है कि किसी की ज़ात मुल्क और उसकी सिक्योरिटी से बढ़कर नहीं है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की है। वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आपके ये स्कूल्स, कॉलेजेस आपके घरों में घुसकर जो है वो फटेंगे। तो ये हमारी पूरी सिर्फ एक इदारे की नहीं, सिर्फ किसी एक शख्स की नहीं, ये पूरी कौम की जंग है। और फिर वो कहते हैं कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना तो फिर क्या उनके कदमों में बैठना है? तो वो कहते हैं मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस का काम मुल्क का दिफा करना है और किसी तौर पे इस पे समझौता नहीं होगा, हर कीमत पर इसको यकीनी बनाया जाएगा। फिर उन्होंने जो तीसरा सिग्नल था वो ये था कि सियासी एंगेजमेंट से मुतालिक, अब वो कहते हैं सियासी एंगेजमेंट के हवाले से पहले भी ये बात रिएटरेट कर चुके हैं, आज फिर दोहराई गई कि कोई सियासी एंगेजमेंट में जो है वो दिलचस्पी नहीं रखती फ़ौज, और वो नहीं चाहती, वो किसी से एंगेज नहीं करेगी। और जो राना सनाउल्लाह साहब की, जो हम अपने पिछले वीलॉग्स में भी बात कर चुके, 5 बड़ों के साथ बैठने के हवाले से, सो उस तनाजुर में भी उन्होंने कहा कि फ़ौज का ना तो किसी सियासी मामले से कुछ लेना देना है और ना ही उसको किसी सियासी जमात से कोई मसला है। फिर वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करना सियासी जमातों का काम है, सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें। अच्छा जी, चौथा और आखिरी सिग्नल अफगानिस्तान और अफगान तालिबान रजीम से मुतालिक है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले तमाम हालिया दहशतगर्दी वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस है और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी का मंबा बन चुका है। तो पहले 2 सिग्नल्स मेरे ख्याल से इंतहाई अहम है, और अब सोहेल आफरीदी साहब का भी देखना होगा कि वो इन सिग्नल्स को कैसे रीड करते हैं। तो ऑपरेशन वाले मामले पर भी देखते हैं कि वो कोई लचक इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद दिखाते हैं कि नहीं, या फिर वो अडियाला वाली लाइन और लेंथ पर ही जाके खेलते हैं, जिसकी बहरहाल उनको कीमत तो चुकाना होगी। सोशल मीडिया कैसे परसीव कर रहा है? सोशल मीडिया इसको ऐसे परसीव कर रहा है कि गंडापुर साहब का टर्म जो है लोगों को अब बड़ा लग रहा है कि बड़ा स्मूथ सेलिंग थी उनकी, कोई उनको ऐसा टफ टाइम नहीं मिल रहा था। प्रेस ब्रीफिंग्स में गंडापुर साहब के हवाले से कोई ऐसी जिस किस्म की प्रेस ब्रीफिंग्स अब हमें नजर आ रही है, वो नहीं नजर आ रही थी। और सोहेल आफरीदी साहब ने नेचुरली उनके हवाले से बड़ा नजर आ रहा है कि बड़े नाला है इदारा उनके मौक़िफ़ से, उनके इस वक्त जब से उन्होंने टर्म अपना जो है वो अस्यूम किया है अपना चार्ज, और 3 माह उनको होने लगे हैं, और जब से वो आए हैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले से ही एक माहौल आपको पता है, प्रेस ब्रीफिंग उस वक्त भी की गई थी। सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त बहुत खटक रहे हैं बहुत सारे लोगों को, और डीजी साहब ने आज बहरहाल उनका जिक्र करके, उनकी बयान चला के, उनके बारे में, उनकी अप्रोच से मुतालिक ये सब बात करके मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के आगे सोहेल आफरीदी साहब के नंबर ज़रूर बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का तो मौक़िफ़ ये है, उनकी तो सियासत ही ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का हर खिलाड़ी उन्हीं की अग्रेसिव पिच पर आके खेले, और सोहेल आफरीदी साहब मिनोवन इमरान खान साहब की पिच पर ही आके वो खेल रहे हैं। वो इमरान खान साहब के उसी मौक़िफ़ पे चल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली
उस पर एक रिएक्शन आ रहा है और फिर रद्द अमल आपको पता है इन प्रेस ब्रीफिंग्स के थ्रू जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा हम आपको अब जरा बताते हैं कि अब इस प्रेस ब्रीफिंग में मजीद क्या चीजें सामने रखी गई। एक तो जब सवाल जवाब का सेशन भी स्टार्ट हुआ तो तब भी बड़ा मेरे ख्याल से कुछ बातें हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, डीजी साहब ने आज एक बात की जिस मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी। डीजी साहब से मैं एटलीस्ट ये बात नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि जब वो कहें कि कभी दहशतगर्दों ने पीटीआई पर क्यों नहीं हमला किया। हमारे मुल्क ने वैसी इस दहशतगर्दी की अफरीज में बहुत कुछ हमने कुर्बानियां दी हैं, बहुत नुकसान उठाया है, और अमेरिका का इत्तेहादी बन के भी हमने कितनी अपनी इकोनॉमी का लॉस, जानो माल का लॉस, सब कुछ हमने बर्दाश्त किया है। और ऐसे में जब डीजी साहब खुद आज इस प्रेस ब्रीफिंग में लाइव ये कह रहे हों कि दहशतगर्दों की जानिब से कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला क्यों नहीं किया, तो इस स्टेटमेंट से, जो कि अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, इससे ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे शायद ये एक दहशतगर्दों को एक राह दिखाई जा रही है कि भाई मतलब हर किसी पे किया है तो इनको क्यों छोड़ दिया है। लोगों का, मैं अब आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों ने इस बात को परसीव कैसे किया वो आपके सामने रखती हूँ। एक तो कि ये एक इंतहाई खतरनाक बयान है। दूसरा, लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ये सवाल था या ख्वाहिश, कोई फरमाइशी प्रोग्राम है। ये मैं आपको सिर्फ लोगों के रिस्पॉन्सेज बता रही हूँ। किसी ने लिखा क्यों पीटीआई पर हर तरह के वैसे ही हमले करने वाले बहुत हैं। किसी ने लिखा इट्स ओवर। किसी ने लिखा हार्ट स्टेट में ऐसे हमलों के लिए भी क्या गुंजाइश बनाई जा रही है। किसी ने कहा सियासत में मदाखलत बढ़ती जा रही है। किसी ने कहा इस तरह तो नून लीग पर भी कोई हमला नहीं हुआ। किसी ने कहा इमरान खान पर गोलियां किसने चलाई। सो इस किस्म के रिस्पॉन्सेज आएंगे जब आपकी जानिब से इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी, और स्पेशली उस इदारे की तर्जुमान की तरफ से कि जो इदारा अपने आप को ए पॉलिटिकल कहता है, जिसका सियासत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, और आईन पाकिस्तान भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। और आज भी डीजी साहब के पास वो आइन की किताब भी मौजूद थी, और जिसके मुताबिक उन्होंने आर्टिकल 17 भी कोट करके बताया, और आईन पाकिस्तान जो है उसमें सबका क्या रोल होना चाहिए वो भी सबको बहुत अच्छी तरह पता है। सो ऐसे में तासुर जो है वो परसेप्शन बड़ी अजीब सी बनती है कि जहां पर जब स्टेटमेंट सामने आए और उससे पूरा पॉलिटिकल एक आंसर जो है वो रिफ्लेक्ट करे, सो सवाल भी उठेंगे। लोग जो हैं वो सोचते हैं, यहाँ पे अब वो भेड़ बकरियां नहीं है हमारे मुल्क की आवाम कि जिसको 2026 में ये समझा जाए कि वो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। ऐसा नहीं है, लोग समझते भी हैं, लोगों को बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंटली दिख भी रही होती हैं, और यही कुछ आज भी नजर आया। अब सोशल मीडिया के भी हवाले से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे जिस किस्म का कंटेंट हो पोस्ट किया जा रहा है, जिस फिनेस के साथ, जिस जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन से दिमाग है इनके पीछे। सो सोशल मीडिया का तो आपको पता है कि जो हाल है भाई, सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। अब तो ग्रॉक को बाकायदा प्रॉम्प्ट्स देके लोग जो है बहुत कुछ वो तस्वीरों के साथ भी जिस किस्म की एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। अच्छा, उन्होंने कहा कि 2021 में तालिबान को बातचीत के जरिए स्पेस दी गई और वहां से दहशतगर्दी के वाकयात का आगाज हुआ। मुझे याद है एक प्रेस ब्रीफिंग जब बीच में हुई थी तो उसमें मैंने सवाल किया था कि जो मौजूदा हुकूमत है, हमारे कई वुज़रा ये बात कह चुके हैं कि जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने उनका किया धरा था बहुत, उनको, और ये पूरे नेक्सस का जब हमें बताया जाता है, इमरान, बाजवा, फैज़ नेक्सस का, तो ये सब ने मिल के जो है वो जो रीसेटलमेंट हमें नज़र आई, आबादकारी नज़र आई हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और दहशतगर्दों को आपने ला के वापस से यहाँ पर बसाया इन द गाब्स ऑफ टॉक्स। तो उस तब से जो है वो बिगाड़ पैदा हुआ। सो बाजवा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, फैज़ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल था, और इमरान खान। तो मैंने जब सवाल किया था ये एक प्रेस ब्रीफिंग में, तो डीजी साहब ने उसमें कहा था कि फौज जो है वो तो मिनुअन वही एग्जीक्यूट कर रही होती है ऑर्डर्स जो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो देती है। आज भी उनसे मोरलेस यही सवाल हुए कि भाई उस वक्त जो है वो इस तरह की बात हुई, और आज उन्होंने कहा कि 2021 में जब हमने आपको इनको स्पेस दी तो वहीं से दहशतगर्दी के वाकयात का आगाज हुआ। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि जी उस वक्त पूरी हुकूमत जो है वो बाइख्तियार थी। हर हुकूमत, फिर उन्होंने कहा कि जी बाइख्तियार होती है, हर हुकूमत बाइख्तियार होती है। सो ये हुकूमत भी बाइख्तियार है, उससे पहले भी हुकूमत बाइख्तियार थी, उससे पहले भी हुकूमत बाइख्तियार थी। सो इमरान खान की हुकूमत बाइख्तियार थी, ये कह के उन्होंने एटलीस्ट मेरी नज़र में जो इमरान खान के मुखालफिन एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिलेक्टिव है, इसको लेकर आए हैं, इसको बिठाया गया है ला के, इसको जितवाया गया है, डीजी साहब ने एटलीस्ट वो निगेट कर दिया। वो पूरा बयानिया जो है वो दम तोड़ जाता है इमरान खान के मुखालफिन का कि जी इमरान खान सिलेक्टेड था, क्योंकि आज डीजी साहब ने कहा वो बाइख्तियार था,
कोई उसके पीछे नहीं था, वो बाइख्तियार था। हर हुकूमत बाइख्तियार होती है तो उसके पीछे कोई वो चीज़, जबकि इमरान खान आपको पता है कि वो उन्होंने इख्तियार पे ही बात की थी कि जी मेरे पास इख्तियार ही नहीं था। और डीजी साहब निगेट कर रहे थे वो इमरान खान को, लेकिन उन्होंने बातों में ही जब ये बात सामने रखी तो उससे ऑटोमेटिकली इमरान खान के मुखालफिन और उस वक्त की जो वो अपोजिशन थी, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सारों का जो ये एक बयानिया था कि जी इमरान खान सिलेक्टेड है, वो पूरा उड़ा के रख दिया गया। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान उन्होंने कहा आज के, कहता था कि जी आर्मी चीफ कौम का बाप है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो मुखालफत है ऑपरेशन से मुतालिक, उसकी भी चीज़ें ज़रा आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा 12 नवंबर 2025 का जो सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाला जो एक ग्रैंड जिरगा था, तमाम सियासी जमातें उसका हिस्सा थी। नून लीग तो बाकायदा उसको वो जो होस्ट होती है या वो उसमें अनाउंसमेंट का चार्ज जो है वो नून लीग को मिला हुआ था। एएनपी उसमें शामिल थी, जेयूआई समेत तमाम बड़ी सियासी जमातें और कबायलीन मुशरान और हर मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे जो है उसमें शरीक थे। जिरगे ने जो मुतफ़िका तौर पर 15 नुकाती एजेंडा, आपको याद होगा कि उसकी भी मंजूरी दी थी और जिरगे ने दो टोक अल्फाज में करार दिया था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, कोई एक फर्द या इदारा जोर बाजू से सूबे पर फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता और पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए तमाम इदारों, सियासी और मजहबी जमातों और कबायली क़यादत पर मुश्तमिल एक जामे, हमगीर और मुत्तफ़िका पॉलिसी नागुज़ीर है। आज अडियाला जेल के बाहर जो है वो फिर पानी छोड़ा गया, खवातीन सारी वहाँ पर मौजूद थी, इमरान खान की बहनें वहाँ पर मौजूद थी, सूरह यासीन पढ़ रही थी और इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात रेज़ की कि मतलब कुरान की तिलावत अगर कुछ पढ़ा जा रहा है तो आप ये करेंगे, आपको मतलब इस पे भी प्रॉब्लम हो रही है, आप पानी छोड़ देंगे लोगों पे, मतलब किस तरह के आप रवैये पे आ गए हैं। और जब आप ये करते हैं तो नेचुरली आप चाहे लाख इनके ऊपर इल्जाम लगाए कि ये अपना सियासी बयानिया बना रहे हैं, ये इनकी चाल है, ये इनके टैक्टिक्स है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, ये धावा बोलते हैं, ये करते हैं। जब आप फोर्स इस्तेमाल करते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली आप दूसरी पार्टी को पूरा एज देते हैं। वो आपसे मांग रहे क्या? वो आपसे सिर्फ मुलाकात मांग रहे हैं। आपने मुलाकात, आज सलमान राजा साहब ने कह दिया कि पहले मुलाकात फिर मुज़ाकरात। अब मुज़ाकरात पे ज़रा आते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से जो डीजी साहब ने भी कहा कि भई ये सियासी एंटिटीज़ खुद करें, जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ और इनको जो है शहबाज शरीफ को ये जो वो है गो हेड है, वो एतमाद उनको हासिल है फील्ड मार्शल साहब का। सो डीजी साहब ने आज रिएटरेट किया कि भाई हमें तो आप इसमें मुलव्वस करें ही ना, इन्वॉल्व करें ही ना, अब वो सियासी जमातें आपस में बात करें। लेकिन मसला अब किधर खड़ा है? आज मेरे प्रोग्राम में मोहम्मद अली दुरानी साहब भी थे। दुरानी साहब कहते हैं कि जी पहली रुकावट ही इस मुज़ाकरात के इस माहौल बनने में हुकूमत है, क्योंकि अगर तो माहौल बन गया, मुज़ाकरात हुए, कहीं ना कहीं पॉइंट से, कोई स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो इनिशिएट होते हुए हमें दिखाई दिए, तो नुकसान जो है वो तो हुकूमत ही का है। तो हुकूमत तो चाहेगी नहीं कि कभी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ जाए, और बाकायदा तौर पे हुकूमत जो है वो पिच कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने रहें। जितना कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे को, उतना ही हुकूमत खुश होगी, क्योंकि जिसको बहरहाल है तो वो बेनिफिशियरी इस पूरे माहौल में, और वो नहीं जाएंगे किसी भी तौर पे, क्योंकि अगर आप सीरियस होते तो फिर आपके जो साइमल्टेनियसली जो इकदाम आप ले रहे हैं शायद वो ना नजर आते। दुराई साहब कहते हैं कि जी सियासी आपने सरगर्मियों पे पाबंदी आयद कर दी है। मतलब एक पार्टी अगर कुछ भी करना चाहे उसके ऊपर पाबंदी है, उसके अरेस्ट होंगे लोग, उसके साथ जो है उसका लाठी चार्ज, वाटर कैनन, सब कुछ इस्तेमाल होगा। लेकिन आप जो है वो सियासी आपने सरगर्मियों में पाबंदी रखी हुई। कल के रोज जो है जी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और जो महमूद मौलवी साहब हैं, इन्होंने एक एहतमाम किया है जी, और इनवाइट सबको किया है, और मैं भी इनवाइटेड हूँ इसमें, मीडिया को भी बुलाया है। सो ये जो है वो ये एक नई कमेटी है बाय द वे, और फेमिलियर फेसेस तो हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन अथॉरिटी जीरो है, कोई अथॉरिटी नहीं है। मसला ही यहाँ पर आ जाता है कि जी पीटीआई कहती है गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट कहती है पीटीआई के पास अथॉरिटी नहीं है, और ये जो ब्रेक अवे फैक्शन है, क्योंकि ये साबका पीटीआई की लीडरशिप है, इनके पास तो किसी भी तौर पे अथॉरिटी नहीं है। तो ये किस तरह से एक वो माहौल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं, और इन्होंने कॉल्स की, मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया, इन्होंने कॉल्स की पीटीआई को, इन्होंने अचकजई साहब और दीगर को राब्ता किया इनवाइट करने के लिए कल के लिए, तो माजरत कर ली। मैंने उमैर न्याज़ी साहब से प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा क्यों माजरत की, आप लोग नहीं जा रहे उसमें? तो आगे से कहते हैं नहीं, हम क्यों इनको रेलेवेंट बनाएं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जी फवाद चौधरी साहब हो, दीगर हो,
वो मुसलसल बयानात उनके रुकते नहीं है कि जी पीटीआई की ये मौजूदा क़यादत जो है ये रेलेवेंट है, ये इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनमें इनकॉम्पिटेंट है, नाअहल है, सारे पंगे उन्होंने लिए हुए हैं, तो फिर आप उन्हीं को बुलाना चाह रहे हैं। सो अगर ये 2 इंपॉर्टेंट एंटिटीज इस मुज़ाकराती मेज़ पे नहीं आएंगी कल के रोज़ में, तो नेचुरली फिर आपको पता है उसका हाल क्या निकलने वाला है। बहरहाल लेट्स सी, हुकूमत के लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी इसमें शिरकत करेंगे और लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। बहरहाल एज ऑफ नाउ तो नजर आ रहा है कि एक नॉन इवेंट ही ये रहेगा, इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा अनलेस के गवर्नमेंट और पीटीआई एक दूसरे के साथ बैठने मांगे। और बैठने के लिए जो शर्त सलमान राजा साहब रख रहे हैं वो ये है, पहले मुलाकात करने दी जाए और उसके बाद मुज़ाकरात की बात होगी। वरना तो ये हमें कहते हैं कि इमरान खान को काल कोठरी में रख के ये हमें कहते हैं आओ हमारे साथ चाय बिस्किट पियो, तो फिर हाँ जो है वो और एक तासुर देने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं ये सिर्फ चमगोइयां ही हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं है। आप इस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से क्या राय रखते हैं और मुज़ाकरात का माहौल आपकी नज़र में क्या उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जरूर कमेंट से आगाह कीजिए। कल की आपको अपडेट्स देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।